हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लुसेंट की बुक डिस्कस कर रहे हैं, उसकी पॉलिटी संविधान को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने यहां तक के डिस्कस किए। अब हम इस लेक्चर में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही लुसेंट में जितना पॉलिटी संविधान लिख रखा है, हम सारा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो को भी जाके आप हमारे चैनल में हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है भारतीय संविधान की, तो वहां जाएं और कंटिन्यू टॉपिक वाइज सीरियल वाइज सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। आज हम पढ़ने वाले प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो आइए शुरू करते, ज्यादा बातें और ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार 74 याद रखना है। संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह के देने हेतु काय के लिए कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। काउंसिल, मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधान का मतलब बड़ा, अध्यक्ष कौन होगा उसका? मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मंत्री परिषद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 में, आर्टिकल 74 से शुरू होता है मंत्री परिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 75 की। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ये कहां लिख रखा है? तो ये अनुच्छेद 75 में लिख रखा है। तो याद रखें, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जितने भी मंत्री बनेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, एक बात याद रखें आप, जो मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करने के बाद, मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करने के बाद लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल, याद रखना है यहां लोकसभा की बात की गई है, लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ये याद रख लो बिल्कुल, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद ऐसी व्यवस्था की गई है संशोधन करके कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, लोकसभा की कुल संख्या कितनी है निर्वाचित होने वाली, जिनमें से मंत्री बनाया जा सकता है? तो 543 है ना, 543 है। ये निर्वाचित प्लस एंग्लो इंडियन की बात हो रही है। तो 543 है, तो 543 का 15% कितना होता है? तो इसको काटेंगे पीटेंगे आप, तो काटने पीटने के बाद निकलेगा 81.75%। इसका मतलब 82 बोल सकते हैं आप, 82। तो जितनी भी लोकसभा की सदस्य संख्या है, उसमें से 82 मंत्री से अधिक नहीं बनाए जा सकते। कभी कभी तो कम बनाते हैं, लेकिन अधिक की बात की गई है। तो 82 मंत्री से ज्यादा अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, ये आपको याद रखना है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए लोकसभा की सदस्य संख्या का। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो इसको याद रख लो आप, ये बाद में किया गया था। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्री परिषद का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह ऐसा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था।
तो ये दो फैक्ट समझ में आ गए आपको। 74 और 75, 74 याद रखना है और 75 याद रखना है। 74 में क्या बात की हुई है मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति के संपादन व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 75 में बोले हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और प्रधानमंत्री की बात कहां की गई है कभी पूछेगा, अनुच्छेद 75 में। अब आगे चलते हैं, तो अनुच्छेद 75 के ए में यह बात की गई थी यानी 1 में। अब उसके अंदर भी कई सारे आर्टिकल है क्योंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा है। तो अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार, अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है मंत्री। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, जैसे आप कभी मंदिर या कहीं गए होंगे, वहां पे प्रसाद देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको प्रसाद देगा। प्रसाद देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको प्रसाद देना चाहता है। आप ऐसा हाथ लेके 4 लोग भी खड़े हैं, प्रसाद देने वाले पे निर्भर करता है कि वो किसको देगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। अनुच्छेद 75 के 2 में यहां लिख रखा है ना। वैसे ही राज्यपाल भी होता है, वो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री है ना। राष्ट्रपति राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री। तो ये मंत्री की बात की गई है। यहां देखो अनुच्छेद 75(3) की बात 2 में क्या था देख लिए। 75(3) में क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद जो बनाया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसको याद रखो, क्योंकि लोकसभा के ही ज्यादा मंत्री बनाए जाते हैं। पद ग्रहण के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, अनुच्छेद 75 के 4 के अनुसार। तो शपथ की बात कहां की गई है, अनुच्छेद 75 के 4 में कौन सी शपथ लेते हैं, वो भी राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता, छुप के नहीं लेते, नाम दिया गया है, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इसको याद रखना है, अनुच्छेद 75 में 4 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 75 के 4 के अनुसार। अब बात करते हैं आगे। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यानी कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो यह आवश्यक है कि वो संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, यदि व्यक्ति मंत्री बनने से पहले बनते समय संसद सदस्य नहीं हो। मान लो संसद का सदस्य नहीं भी है, लोकसभा या राज्यसभा का, तो भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो ये समझे आप, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं भी रहेगा तो वो मंत्री बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। बस बात यह है कि 6 महीने के अंदर आपको धारण करना पड़ेगा सदस्यता। अगर धारण नहीं किए तो मंत्री पद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, नहीं तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, बोला है ना यहाँ पे, है ना। तो ये किसके अनुसार है, 75(5) के अनुसार है वाली बातें, है ना। 75(5) में क्या है, वही बातें की गई है कि संसद का सदस्य नहीं भी है तो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर दादा वहां पे करना पड़ेगा, जब ही चलेगा आगे, नहीं तो 6 महीने के बाद काम खत्म। तो ये समझ में आ गया 75(5) के अनुसार। इसको समझना है, यहाँ जो जो बातें लिखी हुई है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निशुल्क निवास स्थान देते हैं कि नहीं, सुने होंगे आपने। निशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे गाड़ी वाड़ी देते हैं, है ना। तो निशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त की जाती है, तो इसको भी याद रख लो। उसके बाद यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध
यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे, अविश्वास का प्रस्ताव होता है तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल अलग होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। समझ में आ गया? मंत्रिपरिषद अलग है, मंत्रिमंडल अलग है, इनके बारे में भी आगे समझाऊंगा मैं। तो समझ में आया कि दोस्तों, यदि लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दिया जाए, जो विधेयक बनेगा उस विभाग से संबंधित जो विधेयक बनेगा उसको रद्द कर दिया जाए, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। अब बात करेंगे मंत्रियों की हम, तो मंत्री भी होते हैं 3 प्रकार के, देखा जाए तो 4 भी प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां बात करेंगे हम 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो बने रहे चैनल पे। देखिए, तो मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, मंत्री भी 3 या 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी समझाऊंगा। मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, हर विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा। जितने भी विभाग है भारत में, ये विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्रालयों के मंत्री बनाए जाते हैं, तो उसे कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री सुप्रीम होता है, यानी सबसे बड़ा मंत्री होता है उस विभाग का। तो हर विभाग का कैबिनेट मंत्री एक नहीं होता, हर विभाग के एक मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री जो होता है वो विभाग का पावरफुल मंत्री होता है, उस विभाग का सबसे पावरफुल, कैबिनेट नाम से याद रखना है ना। तो कैबिनेट मंत्री के पास होता है कैबिनेट, उस विभाग, वो जो विभाग का सबसे प्रमुख, ये सबसे सुप्रीम, ये सबसे प्रधान कैबिनेट मंत्री होता है। तो हर विभाग के कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कई सारे होते हैं, तो ये याद रखना है। हर विभाग का मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है, उसका एक मंत्री बनाया जाता है, जिसे कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो रेल मंत्री है, यानी है ना, तो कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सुप्रीम होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद एक राज्य मंत्री होते हैं फ्रेंड्स, एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री नाम से आप ये ना समझे कि हर राज्यों का एक मंत्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य मंत्री नाम रखा गया है। तो कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए या सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, क्या कि कैबिनेट मंत्री के ऊपर भार बहुत हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा होता है। तो कैबिनेट मंत्री के नीचे उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होता है। तो जितने कैबिनेट मंत्री होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे, ये समझने वाली बात है। हर विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा, उसी का एक राज्य मंत्री भी होगा। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, उसकी हेल्प के लिए, उसे हेल्पर कह सकते हैं आप, या सहयोगी कह सकते हैं। तो जितने कैबिनेट मंत्री होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। और राज्य मंत्री की सहायता के लिए या हेल्प के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं उतने राज्य मंत्री, उतने ही उप मंत्री। तो समझ में आ गया आपको, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, एक तो होते हैं राज्य मंत्री, और एक तो होते हैं उप मुख्यमंत्री। ये कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, और राज्य मंत्री की हेल्प के लिए कैबिनेट उप मंत्री बनाए जाते हैं, उप मंत्री बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक समझने वाली बात आती है कि स्वतंत्र प्रभार कब होता है। तो देखिए, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है या किसी कारण से उसकी किसी कारणवश वो अब्सेंट या तबीयत खराब हो गई या कहीं चले गए, तो राज्य मंत्री जो होता है, जो राज्य मंत्री होता है उसके ऊपर जो भार वाला व्यक्ति रहता है वो कम हो जाता है, जो वो है ही नहीं। तो राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो मंत्री 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई भार नहीं है, तो उसका जो भार है ये खुद के ऊपर ले लिया है, तो स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है। और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बन जाता है, वो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बन जाता है। तो कैबिनेट मंत्री है ही नहीं, इसलिए वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में कार्य करता है, और वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में डिसीजन ले सकता है ना। तो ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिसे सुप्रीम कहा जाता है, यानी सबसे बड़े होते हैं ना कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़े मंत्री, सबसे पावरफुल मंत्री कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री। उसकी हेल्प के लिए राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री अब्सेंट रहता है तो राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है ना। और राज्य मंत्री के नीचे उप मंत्री होते हैं। तो ये इनको कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उस विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जो विभाग के उनको मंत्री बनाए गए हैं उस विभाग के अध्यक्ष होते हैं।
तो ये बहुत आसान है समझना अगर आपने समझ गए तो। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और एक तो उप मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले कब रहेंगे? जब उनके ऊपर का भार कम हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री एब्सेंट रहे या कोई कारणवश ना रहे, तब स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सब एक में की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे बड़े कौन से पूछा जाएगा? कैबिनेट मंत्री। स्वतंत्र प्रभार समझ में आ गया। स्वतंत्र प्रभार कुछ दिनों के लिए बनते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए बनाए जाते हैं, है ना। तब तक ऊपर वाला कैबिनेट मंत्री नहीं आ जाता जब तक कि वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करते हैं या उन्हें नियुक्त वो काम करता है उसके लिए। तो ये समझ में आ गया, बहुत आसान है। कैबिनेट मंत्री और ये पूरी मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री सबसे पावरफुल होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। राज्य मंत्री भी होते हैं, है ना, उसके नीचे काम करते हैं, उनकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए बनाए गए हैं राज्य मंत्री। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंट या कुछ कारणवश नहीं रहता तो राज्य मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार, उनका प्रभार ले लेते हैं, इसलिए उसको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। और उनकी हेल्प के लिए उप मंत्री रहते हैं, उपमंत्री रहते हैं। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। यह इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर, इसका मतलब आप इसमें कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, क्योंकि कैबिनेट मंत्री पावरफुल है, ए ग्रेड के मंत्री कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। ए ग्रेड के मंत्री यानी पीएम प्लस ए ग्रेड के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर है फ्रेंड्स। मंत्री परिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन मंत्रिमंडल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ मिनिस्टरों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों का ग्रुप। वो भी कौन से मंत्री? ए ग्रेड के मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है और कैबिनेट मंत्री जो ए ग्रेड के मंत्री होते हैं, जो सुप्रीम होते हैं, जो पावरफुल मंत्री होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री पावरफुल मंत्री होता है एक प्रकार का, तो वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दोनों में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है। उसमें मंत्री परिषद में सारे मंत्री होते हैं। कौन से सारे? कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले और उप मंत्री। वो क्या हो गया? मंत्री परिषद। अंतर बता रहा हूं मैं आपको। और मंत्रिमंडल में सिर्फ ए ग्रेड के मंत्री और प्रधानमंत्री, ए ग्रेड के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल कहलाता है। डिसीजन कौन लेता है? मंत्रिमंडल ही लेता है। फैसले कौन लेता है? मंत्रिमंडल ही लेता है। तो ए ग्रेड के मंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों मिलकर फैसले। तो ये बहुत आसान है इसको समझना। अगर कभी पूछा आपको कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री के अलावा भी कौन शामिल हो सकता है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शामिल हो सकते हैं ना। क्यों नहीं हो सकते? जब कैबिनेट मंत्री एब्सेंट है या नहीं है, तो उनका जो भार है, डिसीजन लेने का फैसला स्वतंत्र प्रभार को दिया गया है, तो स्वतंत्र प्रभार वाले शामिल हो सकते हैं ना। क्यों नहीं हो सकते? कभी कैबिनेट मंत्री है ही नहीं कोई विभाग का, तो जो स्वतंत्र प्रभार जिसको मिला हुआ है वो आके बैठ के डिसीजन वहां पे बैठ सकता है उसके मंत्रिमंडल में। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कोई विभाग का एब्सेंट है तो स्वतंत्र प्रभार वाला भी उसमें बन सकता है। तो ये समझ में आ गया, मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार का भी कभी कभी शामिल हो सकता है। तो इतना सा है समझने वाली बात, है ना। और ये भी याद रखें, जब कोई मंत्रालय या कोई विभाग, कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री या कोई मंत्री को नहीं दिया जाता, तो उसको कौन संभालता है? उसको प्रधानमंत्री खुद संभालता है। जैसे कोई विभाग किसी को अलॉट ही नहीं होता, तो उसका जो प्रमुख होता है या वो विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है। तो ये बहुत आसान है इसको समझना, इसको आपको एक बार समझना पड़ेगा बस, इसमें कुछ नहीं है। आगे बात करेंगे। अब एक सुपर कैबिनेट भी होता है। तो सुपर कैबिनेट का मतलब होता है कि सुपर है वो, जैसे नीति आयोग हर राज्यों में है ना। तो नीति आयोग एक प्रकार का सुपर कैबिनेट है। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी यहां बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। मैंने बताया था आपको, मंत्री जो है वो किसी को भी बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का ही सदस्य हो। अगर नहीं भी है तो उसे मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा वो ऑटोमेटिकली पद से उसका 6 महीने के बाद अगर नहीं किया उसने सदस्यता, तो समझ में आ गया। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने
यह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्र आहूत का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बुलाया गया, बुलाए जाने, सत्र आहूत करने यानी बुलाए जाने, सत्रासन करने यानी खत्म करने, नष्ट करने, खत्म करने, उसका मतलब क्या होगा, खत्म करने, बुलाने और खत्म करने संबंधित परामर्श भी देता है। कौन देता है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने कौन देता है, प्रधानमंत्री, और सत्रासन करने का परामर्श भी देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। कौन, प्रधानमंत्री। वह लोकसभा को किसी भी वक्त विघटित का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना, विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन, प्रधानमंत्री। तो ये समझो, ये फैक्ट को समझना है, सिर्फ आपको एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आएंगे वनडे एग्जाम में, तो आपसे बनेंगे। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो सरकार ने जो नीतियां बनाई है वो जो सभा पटल होता है वहां पे उसकी घोषणा भी करता है, नीतियों की घोषणा भी करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। डायरेक्ट याद रखना है, नीति आयोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया भारत के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो समझ में आ गया, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इन सब विभागों का या फिर परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है फ्रेंड, सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है, नीति आयोग को कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आपने एक अतिरिक्त प्रभार भी सुना होगा, अतिरिक्त प्रभार। जब एक मंत्री एक या अधिक मंत्रालय या विभाग को संभालता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। जैसे एक मंत्री, उसको एक विभाग ही देने का है, लेकिन कोई दूसरा विभाग भी, 2 विभाग उसको दे दिए या 3 विभाग दे दिए, 2 विभाग दे दिए, तो अतिरिक्त, एक तो चला ही रहा है, उसके अलावा दूसरा चला रहा है, अतिरिक्त प्रभार। समझ में आ गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। संवाद का मतलब क्या होता है, चर्चा, बातें पहुंचाने वाला, यह चर्चा की मुख्य कड़ी है। यह याद रखना है, अनुच्छेद 78 के तहत यह बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है ना। संवाद की चर्चा करने की मुख्य कड़ी होता है कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केग होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयुक्त का अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श भी देता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन इनके नियुक्ति के संबंध में परामर्श भी देता है। तो ये याद रखना है, पूछा जाता है कौन क्या देता है। आगे बात चलते हैं हम, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वहां मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है कौन, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा तो मंत्रिमंडल ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है। देखिए एक नोट लिख रखा है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो ये तो बात आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तथा अन्य शब्दों में इसे कहा जाए तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित यानी नष्ट हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में समझाया।
यहाँ से डेफिनेटली वनडे एग्जामों में क्वेश्चन बनते, तो आपको यहाँ से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन था, टॉपिक था जो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद हम प्रधानमंत्री की लिस्ट और सूची सब डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे निश्चित ही आपको संविधान कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।